आवाज चेक करके बताना। आवाज चेक करो। ओके आप लोगों की तो हमने है बिहाइंड इसका डेवलपमेंट हुआ है। नोट कंफर्म दैट माय दैट आई कैन। आ रही है। हेलो, भी चेक करो। चेक करो। हेलो, ये आवाज आ रही है या नहीं आ रही, चेक करो भाई। ओके, तो जैसा कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि de Broglie ने एक हाइपोथेसिस दी थी और de Broglie ने ये बताया था कि मेटर वेव ही जो पार्टिकल्स हैं, मेटर पार्टिकल लाइट ही क्यों, मेटर पार्टिकल्स से एसोसिएटेड भी उनकी वेव होती है। यानी मासिव पार्टिकल्स हैं वो भी ड्यूल नेचर शो करते हैं जैसे लाइट करती है। और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो डेविसन टर्मर के एक्सपेरिमेंट से हुआ। और along with डेविसन एंड जर्मर वन मोर ग्रुप वाज देयर। एक और ग्रुप वहां पे था जो इसके पैरेलल काम कर रहा था। और उन्होंने भी, मैंने बताया था कि नोबेल प्राइज में दोनों का कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने स्पेशली इस फील्ड में काम किया था। स्पेशली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जब ब्रोगली की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे जो वर्क था वो एक्सीडेंटल वर्क था डेविसन और जर्मर का। और मैंने तुम्हें बताया था कि करंट मेजर की गई थी वो एज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज, फंक्शन ऑफ वोल्टेज करंट को मेजर किया गया। तो ये करंट इधर थी और वोल्टेज इधर था। ये एक पीक यहाँ पे ऑब्जर्व की, वोल्टेज तुम्हारे पास थी
वोल्ट के आसपास। और जो एंगल था वो ये सॉरी ये एंगल के वर्सेस में डिटेक्टर को थी डिटेक्टर को इधर उधर घुमाने की, तो थीटा है इक्वल टू 50 डिग्री। जब हम देखें इक्वल टू 50 और फेज अप्लाई की थी तो 50 वोल्ट, ये इसका फेमस एक रिजल्ट था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। एक्सरे लास्ट क्लास में किया नहीं था। एक्सरे डिफ्रैक्शन बेसिकली एक टेक्निक होती है जो स्ट्रक्चर किसी भी सॉलिड का बताने के लिए बेसिक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। इसमें एक्सरे को किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाया जाता है। और अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये जो सॉलिड था वो सिंगल क्रिस्टलाइन बन गया था, है ना, क्रिस्टलाइन बन गया था। और क्रिस्टलाइन मतलब बेसिकली जो सॉलिड होते हैं वो कैसे उनकी वो पॉलीक्रिस्टलाइन होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब एटम्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर फैशन में है, लेकिन कुछ एक रीजन के अंदर में वो रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद दूसरे रीजन में भी रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उनको बोलते हैं ग्रेन्स, को बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स। और क्रिस्टलाइट बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइट। तो किसी भी अगर सॉलिड का एक पार्टिकल ले लिया मैंने, जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और वो लोहे का टुकड़ा हमने ले लिया तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। और उस पार्टिकल्स में जो छोटा सा टुकड़ा है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ में है, लेकिन अरेंजमेंट रेगुलर है। तो ऐसे को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यस। और जब उसको प्रोसेस किया गया था, हीट ट्रीटमेंट दिया गया था उस निकल के पीस को, मैंने तुम्हें बताया था मेटल की सरफेस कैलकुलेट सरफेस डिटरमाइन करने के लिए डेविसन और जर्मर का बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट था। और जब वैक्यूम वहां से लीक हो गया था तो वो ऑक्सीडाइज हो गया था, और उस ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए फिर हीट ट्रीटमेंट उसको दिया गया। और जब हीट ट्रीटमेंट उसको दिया गया तो ये जो छोटे छोटे क्रिस्टलाइट थे वो अब बड़े क्रिस्टलाइट में बन गए, और ये जो मटेरियल बन गया वो सिंगल क्रिस्टलाइन बन गया। अब जब सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड है तब हम ये कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में हम ये कहते हैं एक्सरे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं इसके अंदर में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, अगर मैं ऐसे प्लेन बनाऊं, एक टाइप के प्लेन ये होंगे और इनका डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी अलग होगा। और यहाँ से अगर एक्सरे इंसिडेंट हो रही है, इधर की तरफ डिफ्रैक्ट हो रही है, हम जो एंगल देखते हैं ये वाला एंगल हम कहते हैं थीटा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। आ गई बात, ये एंगल भी थीटा ही होगा। लेकिन एक्सरे में हम क्या करते हैं, ये इंसिडेंट एक्सरे की लाइट है एक्सरे, और ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो एंगल होगा ये एंगल भी इसका शीर्षाभिमुख कोण है थीटा। हम बेसिकली इंसिडेंट एक्सरे की डायरेक्शन के साथ, और डिटेक्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, डिटेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में है वो, और हम लाइट किस एक्सरे किस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रहे हैं, डिटेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल होता है वो होता है 2 थीटा। हम जो एक्सरे डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी वर्सेस थीटा एंगल प्लॉट करते हैं तो ये बेसिकली 2 थीटा के बीच में ग्राफ आता है, क्योंकि और ये कुछ इस तरीके से एक्सरे का पैटर्न मिलता है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और सिंगल क्रिस्टलाइन के लिए मोस्टली एक ही इंटेंसिटी की पीक होती है। और मैंने तुम्हें बताया था इस डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन होती है वो होती है 2d sin थीटा इक्वल टू लेमदा, एन लेमदा होती है। लेकिन इंटेंसिटी अगर एन इक्वल टू 2 कर दिया, 3 कर दिया, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ से डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला। और डेविसन जर्मर का जो सेटअप था वो मैंने तुम्हें बताया ही था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे और इन इलेक्ट्रॉन की एक कोलिमेटेड बीम बनाई गई।
ये कोलिमेटेड बीम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोलिमेटेड बीम यहाँ पे इस निकल के टारगेट से टकरा रही थी, निकल के क्रिस्टल से टकरा रही थी, और यहाँ से ये डिफ्रेक्ट होके इस डायरेक्शन में जो डिटेक्टर था, डिटेक्टर पे आ रही थी। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और डिफ्रेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, वो एंगल उन्होंने डेविसन और जर्मर ने ये एंगल दिया था थीटा। तो ये जो कंडीशन है 2d sin थीटा इक्वल टू लेम्डा एक्स-रे डिफ्रेक्शन में, 2d sin थीटा इक्वल टू लेम्डा जो था, उसमें ये थीटा और ये डी ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। अब देखो, अगर मैंने प्लेन ऐसे ले लिए तो ये डी ये है, और अगर मैं प्लेन को इस तरीके से बना देता हूँ, सपोज ये वाले प्लेन्स हैं, तो ये डी बदल जाएगा। हर प्लेन के करस्पॉन्डिंग ये डी बदल जाता है। तो अगर एक्सरे फिर भी ऐसे ही आ रही है, ऐसे एक्सरे आ रही है इन प्लेन से, ऐसे एक्सरे आ रही है, इधर डिफ्रेक्ट हो रही है, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल थीटा होगा, ये मेरा इस प्लेन के साथ एंगल थीटा होगा। और तब हमारे पास डिफ्रेक्शन की कंडीशन मिलेगी जब इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी और ये थीटा इस कंडीशन, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ फिक्स है, अगर उस वेवलेंथ के साथ मैच हो जाए तो डिफ्रेक्शन मिलेगा। डिफ्रेक्शन होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, जो प्लेन हम ले रहे हैं उस प्लेन से इंसिडेंट लाइन का एंगल और डिफ्रेक्टेड लाइन का एंगल सेम होगा तो ही डिफ्रेक्शन मिलेगा। और मिलेगा ये जरूरी नहीं है, उस केस में मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। जब डिफ्रेक्टेड लाइट की और इंसिडेंट लाइट का ये एंगल थीटा मैच नहीं होता है तब तो डिफ्रेक्शन नहीं मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइन और डिफ्रेक्टेड लाइन के बीच का एंगल सेम है, किसके साथ, इस प्लेन के साथ, तभी डिफ्रेक्शन मिलने की संभावना है। ठीक है, एग्जैक्टली मिलेगा या नहीं तो ये इक्वेशन तय करेगी। ये डी कितना है वो बताना पड़ेगा, और ये थीटा कितना है, और ये 2d sin थीटा की वैल्यू, लाइट हमने इंसिडेंट है, लाइट की वेवलेंथ के बराबर अगर ये कंडीशन हो जाए तभी केवल और केवल मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं। तो इस सेटअप से अगर हम देखें तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये निकल का जो टारगेट है, निकल का टारगेट है, और यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ध्यान से देखना, ये टारगेट है और एक्सरे यहाँ से आ रही है, एक्सरे यहाँ से आ रही है, और इस टारगेट से टकराने के बाद, अगर इस टारगेट से टकराने के बाद इधर की तरफ एक्सरे जा रही है, और इसके बीच का एंगल थीटा जो कि 50 डिग्री हमें मिला था इस एक्सपेरिमेंट, ये थीटा 50 डिग्री मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 50 डिग्री था एंगल, तो अगर एक्सरे डिफ्रेक्शन से देखा जाए, एक्सरे डिफ्रेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एंगल हम देखेंगे, ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू वहां पे जो साइन थीटा वाला है वो ये वाला आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फा मानूं, इसको अल्फा मान लेता हूँ, ये एंगल 50 डिग्री है, ये हमें पता है, नहीं कहा, मैंने कहा ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है। और ये एंगल अगर 50 डिग्री है, तो अगर इस प्लेन से डिफ्रेक्शन हो रहा है और इसका डी जो है वो डी कितना है, वो एक्सरे डिफ्रेक्शन के डेटा से हमें पता है, वो एक्सरे डिफ्रेक्शन के डेटा से कितना 0.0909 कितना है, ये 0909 एंगस्ट्रॉम, ये है वो डी की वैल्यू। इस प्लेन से ये डिफ्रेक्शन होगा किसके लिए, निकल अगर सिंगल क्रिस्टलाइन है तो केवल एक ही पीक तुम्हें मिलेगी, और उसका जो प्लेन होता है उस प्लेन का इंटरप्लेनर डिस्प्लेसिंग ये है, ये एक्सरे से रिजल्ट से हमें पता है। ठीक है, अब अगर ये एंगल मैं कैलकुलेट करूं, ये एंगल मेरे पास कितना होगा थीटा, ये कितना होगा थीटा, तो 2 थीटा बराबर 2 थीटा प्लस 50 डिग्री, ये बराबर कितना होगा, ये मेरे पास होगा 180 डिग्री, और यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना 65 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, इस वाले फॉर्मूले में रखो, 2 डी की वैल्यू कितनी, 2 इंटू
0.0909 के 0.0909 इंटू 965 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा। और ये इज इक्वल टू, और यहां से अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी कितनी, 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगी। कि यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 65 की वैल्यू पता है, कैलकुलेट करके यहाँ पे ये लेमदा की वैल्यू हमने निकाल ली। ये एक्सपेरिमेंटल एक्सरे से अगर हम ये एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं तो लेमदा की वैल्यू कितनी आती है। दूसरा तरीका जो अब हमने, अगर एक्सरे की जगह डिफ्रैक्शन किससे माने, इलेक्ट्रॉन की वेव से माने, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल चल रहे हैं उनको वेव मान के अगर ये डिफ्रैक्शन देखें और तब उसकी लेमदा कैलकुलेट करें, लेमदा इज इक्वल टू, मैंने बताया था h अपॉन रूट 2 m/v, और वोल्टेज मैंने तुम्हें बताया 50 वोल्ट। तो यहाँ से लेमदा की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, मैंने कहा hc ऊपर कर दो और अंडर रूट 2mc² और इंटू ईवी, और v की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, और यहाँ से अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो ये hc की वैल्यू 1240 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू, और m0 इंटू c² मैंने तुम्हें बताया था कितना, 511 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये E और V की वैल्यू रख दी कितनी, 54, E इंटू 54 की डायमेंशन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर, वो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना नैनोमीटर आ जाएगा लेमदा। और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे 1240 यहां से तो 1012, तो अंडर रूट इसको लिख देंगे मैं 102.2, ठीक है, 511 × 2 1022, एक यहाँ ले लिया तो इंटू 10⁻² बाहर आ जाएगा, तो इतना नैनोमीटर, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे लेमदा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 12.40 नैनोमीटर और डिवाइड बाई अंडर रूट 102.2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये अगर वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 54 की, और भी है यहाँ पे ध्यान रखना नीचे 54, ये कैलकुलेशन जब करोगे तो ये तुम्हारे पास इतना एंगस्ट्रॉम आएगा, 1.66 एंगस्ट्रॉम। और एक्सपेरिमेंटल अगर एक्सरे की वेवलेंथ से अगर इसको डिफ्रैक्टेड करें तो उस लेमदा की वैल्यू इस प्लेन से अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है जिसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग इतना है और थीटा इक्वल टू 65 डिग्री रख दें तो इस कंडीशन से लेमदा तुम्हें इतना मिलता है, यहाँ पे लेमदा तुम्हें इतना मिलता है, अगर इलेक्ट्रिक वेव माने तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगी वो इतनी आएगी। तो अब क्या हुआ, ये वेवलेंथ एकदम से तुम देख रहे हो लगभग एक दूसरे से मैच हो रही है, यहाँ से डे ब्रोगले की हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्लियर हो गई बात। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इसको तुम नोट कर सकते हो। ये इस तरीके से, अब अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन हुआ है, डिफ्रैक्शन ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन तभी, डिफ्रैक्शन जो है वो वेव कैरेक्टर को शो करता है, किसको शो करता है, वेव कैरेक्टर को शो करता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो निकल के एटम्स हैं और ये प्लेन्स में जो ले रहा हूँ वो प्लेन है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है 0.90909 नैनोमीटर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और थीटा इक्वल टू 3 डिग्री पे ये वापस घर की तरफ जा रहे हैं डिटेक्टर पे, तो कौन तय कर रहा है, तय कर रहा है कि यहाँ का फेज डिफरेंस
पाथ डिफरेंस, ये वाली चीजें। मेरी बात, इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन ये किधर की तरफ जाएगा, यहाँ से टकरा करके तय करने वाले फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है, तो इस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा बताते हैं। और इसका मतलब ये यहाँ पे इस डिटेक्टर में करंट की ज्यादा होगी, जो आ रखा था इस डिटेक्टर के अंदर में, उसमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। और जब यहाँ पे वोल्टेज कितना लगाया था, 50 वोल्ट हमने था उस केस में, इलेक्ट्रॉन बीम है, सरे नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुई 50 डिग्री के तल पे हमने डिटेक्टर की रखा, वहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, इसका मतलब करंट मैक्सिमम। तो वहां से ये पता चला कि ये तो डिफ्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इधर से, तो इसके पार्टिकल कौन डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहां से टकरा के इधर ही जाएगा, तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जो वाले हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस अपने आप को किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव की तरह। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि लाइट का ही ड्यूल नेचर नहीं होता है। जब ब्रोगली ने यह बताया कि कोई भी मासिव पार्टिकल का भी ड्यूल नेचर होता है, वो अपने आप को पार्टिकल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो अपने वेव की तरह भी रिप्रेजेंट करता है। ये क्वांटम रिजल्ट तो डेविसन और जर्मर ने दिया था, वो आपके सामने क्या बहुत ही तब उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था। और इसकी यहाँ से सोसाइटी को बहुत सारा फायदा हुआ। मैंने तो बताया, आज हम एटम्स को भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम, हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, जिसकी वोल्टेज हमने इतनी ज्यादा दे रखी है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू इतनी ज्यादा दे रखी है। यहाँ पे रिलेटिविस्टिक, मैंने तुम्हें यहाँ पे जो फॉर्मूला लिया है वो फॉर्मूला देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन द रूट 2m ईवी वाला लिया है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिया था वो एच अपॉन 2m के, ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ वाला फॉर्मूला लिया था। और ये काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ पे जो वोल्टेज कर रहे हैं वो लो वोल्टेजेज है, और लो वोल्टेजेज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और उसको वोल्टेज हमने कितना लिया है, लगभग मान लो 54 वोल्ट, इतना वोल्टेज हमने लिया है। तो ये क्या होगा, ये इतनी जूल एनर्जी हो जाएगी, इतनी जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना और पोटेंशियल इतना जूल एनर्जी होगी। जूल एनर्जी होगी। देखना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितनी, रेस्ट मास एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। और ये रेस्ट मास एनर्जी इतनी है, और ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन रेस्ट, दैट्स व्हाई वी यूज रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, मींस ये वाला फॉर्मूला। अगर हम हायर वोल्टेज से आगे बढ़े, एक्सीलरेट कराएं इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। उस केस में हमारा जो फॉर्मूला लैम्डा का रहेगा वो होगा एच अपॉन रूट 2m ईवी और अंडर रूट 1 प्लस ईवी अपॉन 2m नोट स्क्वायर। याद है, बताया था कल, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें लैम्डा मिलेगा, सही सही लैम्डा मिलेगा, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। अगर वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया तो वो सही नहीं बैठता है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस है, मैंने तुम्हें बताया था
कि 1900 के बाद में दो थ्योरियां डेवलप हुई थी, ताकि हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, क्वांटम मैकेनिक्स आती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब अप्लाई होती है जब पार्टिकल सी के सी से तुलना करने योग्य है, यानी सी का 1/10 गुना, सी का 1/20 गुना, सी का 1/100 गुना, इस तरीके से स्पीड हो, तब हम इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करके रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का, और तब हमारा रिजल्ट ये आएगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल लगाते हैं, 20 किलो बस पोटेंशियल देने के बाद एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन लगभग वेरिएबल हो जाती है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा वो लेमदा कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। और वो लेमदा कैलकुलेट करते हैं तो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स का होगा, ज्यादा एक्सीलरेटिंग एसोसिएटेड है, लेमदा बहुत कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ऑर्डर का हो जाता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का हो जाता है। अगर किसी हम बेस पे डाले एटम्स रखे हुए हैं, उससे चलता है, उससे पार हो जाता है, नया हमें इमेज मिलती है, डिफ्रेक्शन इमेज स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट, और ये तभी बनाया जा सका जब ये हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल की वेव हो, वेव की वेवलेंथ को हम वेरी कर सकते हैं। पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन से हम वेवलेंथ को वेरी नहीं करा पाते, पार्टिकल वेव का न्यूक्लियर फिजिक्स का डेवलपमेंट है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की कट रही है। ओके, मैं बैटरी चेंज करता हूँ। एक मिनट वेट करना, बैटरी चेंज कर रहा हूँ। ओके, अब आवाज चेक करके बताना, अभी ठीक है आवाज अक्षिता? या तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ वो सोसाइटी के लिए काफी यूज था। हमें एटम्स के बारे में जानने को मिला, हमें न्यूक्लियस की साइज का पता चला। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब इलेक्ट्रॉन बीम से हम साइज का पता लगा सकें, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ जो अवेलेबल है वो गामा रेज की है, और वो गामा रेज की जो वेवलेंथ हमें मिलती है वो एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर्स और फेमटोमीटर्स के ही नहीं होती। ठीक है, तो उससे फिर न्यूक्लियस का एनालिसिस हम नहीं कर सकते थे, साइज को एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो नाउ ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था वेव वेव पैकेट।
वेव एंड वेव पैकेट। और तब मैंने तुम्हें बताया था तो पार्टिकल की वेव चलती है, जैसे मैकेनिकल वेव में हम साउंड वेव की बात करें, वेव में प्रेशर का डिफरेंस नहीं, जैसे ही मैंने कुछ बोला यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, ये प्रेशर यहाँ पे जितना है तो आगे वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, वो हिलेंगे, और फिर ये प्रेशर जितना यहाँ पे अब था वो आगे बढ़ गया। ये प्रेशर पहले जितना यहाँ था वो थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद में और आगे पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद में और आगे पहुंच गया। इस तरीके से ये प्रेशर का जो प्रेशर है वो प्रोपोगेट होता है, फिजिकल क्वांटिटी है। मैकेनिकल वेव जब जनरेट होती है किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो साउंड वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर टेंस को रिप्रेजेंट। समय के साथ फ्री के साथ प्रेशर कैसे बदल रहा है उसका अगर इक्वेशन लिखें तो वो साउंड। ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया था लाइट, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट का जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी मैंने तुम्हें बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और उस लाइट का जो इक्वेशन हम लिखते हैं, उस लाइट का अगर इक्वेशन में लिखूं तो वो इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा, दैट इज E इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें बताया था E नॉट और कोस के एक्स, अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट हो रही है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ऐसे ही बी वेक्टर अगर तुम लिखोगे E नॉट कोस के एक्स माइनस टी, और कोस की जगह मैं साइन भी यूज कर सकता हूँ, साइनोसॉइडल फंक्शन है, ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ। और इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आई थी डी स्क्वायर एफ अपॉन और डी एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, और मोर प्रिफरेबली डेल स्क्वायर एफ बराबर 1/v स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल टी, ऐसा। और जो भी फंक्शन, जो कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, वेव का इक्वेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने एक चीज, जो ये v है, v तुम्हारे पास मैंने कहा था ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, ये तुम्हारे पास जो v थी वो v थी, ये v था। और ये पूरे प्रोसेस में हमने ओमेगा कांस्टेंट माना हुआ है, के कांस्टेंट माना हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि के इज इक्वल टू, के का मैग्नीट्यूड कितना था, 2 पाई अपॉन लेमदा था, पाई अपॉन लेमदा था। अगर मैं यहां से लेमदा को लिखूं, ये हो जाएगा 2 पाई बाई के, एक ही बात है, लेमदा इज इक्वल टू के। दूसरी चीज ओमेगा, ओमेगा मेरे पास कितना था, यहां से ओमेगा की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ऐसे मैंने तुम्हें। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो सॉल्यूशन मैंने लिया, अगर मैं x को फिक्स कर दूं, x को फिक्स कर दूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं देखना, इसको फिक्स कर दिया, टाइम को चेंज कर रहा हूं, तो मैं चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास ये जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, क्या बनेगा। और यहां से यहां तक भी तय की हुई है, तो टाइम के साथ तो हम इसको कहेंगे एक टाइम पीरियड, टी, ये इसका टाइम पीरियड है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो बेसिकली 1 अपॉन टी। एंड देन अगर मैं टी फिक्स कर दूं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करें
तो ये वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक्स के साथ अब बदलेगी, और एक्स के साथ कैसे बदलेगी, उसका फंक्शनल फॉर्म सेम होगा, इसी तरीके से बदलेगी। तब वहां पे इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो दोनों ग्राफ एक जैसे है दिखने में। एक बार हमने टाइम को फिक्स किया और वो पोजीशन के साथ कैसे बदल रही है वेव पता चल गया। दूसरी बार हमने टाइम पोजीशन को फिक्स किया और टाइम के साथ कैसे बदल रही है, टाइम के साथ बदलाव को देखा। दोनों का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है, फंक्शनल फॉर्म एकदम सेम है, लेकिन तो इंफॉर्मेशन है दोनों ही केस में अलग अलग। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। ये जो लेमदा है वो 2 पाई अपॉन के बराबर है, तो के इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, पाई अपॉन। ओके। और मैंने तुम्हें बताया था कोई भी वेव है अगर उसका पार्टिकल कैरेक्टर हम देखें तो उसकी एनर्जी हम देखते हैं और मोमेंटम हम देखते हैं। तो एनर्जी मेरे पास कितनी होती है, एच न्यू। एच न्यू। और यहाँ पे अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे पाई से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो एच अपॉन 2 पाई को हम लिखते हैं एच क्रॉस। एच क्रॉस। और इस पूरे कोर्स में ये एच क्रॉस हमें बार बार मिलने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ये ध्यान रखना। जहां जहां एच अपॉन 2 पाई होगा इसको मैं एच क्रॉस लिख। ठीक है, ये नोटेशन डिराक ने दिए, डिराक ने नोटेशन दिए थे। और नीचे तुम्हारे पास ये 2 पाई न्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ई को हम कैसे लिखेंगे, एच क्रॉस ओमेगा, कैसे हो जाएगा। सिमिलरली पी तुम्हारे पास कितना था, एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू अपॉन सी। ओके। एच न्यू अपॉन सी। और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमदा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमदा। तो एच सी अपॉन लेमदा सी, सी से सी कट गया, एच अपॉन लेमदा। पी इज इक्वल टू कितना, एच अपॉन लेमदा। और फिर मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये एच अपॉन 2 पाई, इसको वापस मैं क्या कहूंगा, एच क्रॉस। एच क्रॉस। और 2 पाई अपॉन लेमदा क्या, ओके। इस वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट की टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मोमेंटम आ गया है एच क्रॉस के, और एनर्जी को हम लिखेंगे एच क्रॉस ओमेगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐसी लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी लाइट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, का वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही। इसका मतलब वी नहीं बदल रहा उस लाइट का, उस लाइट की स्पीड सेम है हर जगह। ऐसी लाइट जो है तो हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जो ये इक्वेशन मैंने लिखा है वो मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट का इक्वेशन। लाइट जो हम अपने अराउंड देखते हैं, लाइट का इक्वेशन क्या ये है क्या, लाइट का इक्वेशन क्या ये है क्या कि अगर मान लो सन से आने वाली लाइट है हमारे पास, तो व्हाइट कलर की हमें दिखाई देती है, या कमरे में जो रोशनी होती है बल्ब से, वो लाइट जो हमें दिखाई देती है, उसका इक्वेशन तो ये नहीं है, डेल स्क्वायर एफ, डेल स्क्वायर एफ अपॉन वी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल टी टू। ये क्या उस इक्वेशन, ये उस लाइट का इक्वेशन है क्या, लाइट का ये केवल और केवल फिक्स लेमदा वाली लाइट है, का वेवलेंथ फिक्स है, यानी फिक्स मोमेंटम वाली लाइट है। क्रॉस के क्रॉस तो कांस्टेंट है,
इसका के फिक्स है, के फिक्स है, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट फिक्स है, इसका मतलब इस लाइट का मोमेंटम फिक्स है, इस लाइट की एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा वो फिक्स है, अब इस लाइट की स्पीड भी फिक्स है। उस लाइट का ये इक्वेशन है, ऐसी लाइट होती है मोनोलिथिक। हम अपने जो दैनिक जीवन में लाइट यूज कर रहे होते हैं, व्हाइट लाइट का ये इक्वेशन नहीं। तो लाइट का अगर मैं वेव बनाऊं, है ना, ये जो वेव मैंने अभी बनाई है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलने वाली लाइट है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली लाइट है। अगर मैंने बल्ब जला दिया है, क्या उसकी रोशनी इनफाइनाइट तक जाएगी? क्या जाएगी ना? तो उसका इक्वेशन तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, हर जगह इंटेंसिटी, हर जगह की इंटेंसिटी इक्वली प्रोबेबल है क्या? नहीं है। कुछ दूरी के बाद में उस लाइट का, बल्ब का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगी लाइट, उस इनफाइनाइट तक नहीं रहेगी, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हम ये कहेंगे कुछ दूरी के बाद में उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो ऐसी लाइट को अगर इक्वेशन, उस लाइट का इक्वेशन अगर इस करूं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है मान लो, और फिर इंटेंसिटी बढ़ने लगी, और जहां पे बल्ब जल रहा है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ बढ़ी, फिर और बढ़ी और बढ़ी, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, और फिर कम हो, और इसके बाद ये भी 0। ऐसा कुछ वेव फॉर्म बने, ऐसा वेव फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा वेव फॉर्म बनाने के लिए हमें तो फाइनाइट वाली वेव थी, सिंगल सिंगल लेमदा वाली जो वेव थी, वैसी अलग अलग लेमदा की वेव लेनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। मान लो मैंने उसमें ये वाली लेमदा की वेव ले ली, फिर इसके अंदर में मान लो मैंने बड़े लेमदा की वेव ले ली, फिर इसके बाद में मैंने कोई और छोटे लेमदा की वेव ले ली, टाइप के लेमदा की वेव, फिर मान लो मैंने इसमें कोई और छोटे इस टाइप के लेमदा की वेव ले ली, तो इसमें अलग अलग वेवलेंथ शामिल है, ठीक है। और इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं, टाइप की वेव्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मैं इस तरीके की वेव बना सकता हूं, इस तरीके की वेव बना सकता हूं। हमारे जो दैनिक जीवन लाइट है, व्हाइट लाइट, उसमें उसका जो अगर वेव फॉर्म तुम देखोगे, तो वेव फॉर्म अलग अलग लेमदा के हाइट का और स्टेबल एम्पलीट्यूड के साथ, स्टेबल एम्पलीट्यूड के साथ अलग अलग लेमदा की हाइट से कॉम्बिनेशन लेने के बाद ऐसी लाइट का इक्वेशन बना सकता हूँ, कोई भी वेव फॉर्म में बना सकता हूँ ऐसे लेमदाज को ले लेके, और बल्कि कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। मैंने किसी लेमदा 1 से लेकर के लेमदा 2 तक के सारे वेवलेंथ उसके अंदर में शामिल कर दिए, और तब जाके ऐसी इक्वेशन बनी। लाइट का वेलोसिटी फिक्स नहीं, का मोमेंटम फिक्स नहीं है, इसमें केवल एक मोमेंटम की वैल्यू नहीं, बहुत सारे मोमेंटम शामिल है, एच क्रॉस के, बहुत सारे के शामिल है, अलग अलग लेमदा के करस्पॉन्डिंग के अलग अलग होगा ना, अलग अलग के शामिल है, अलग अलग के शामिल होने का मतलब अलग अलग मोमेंटम शामिल। तो इस तरीके की ये जो वेव बनेगी, तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली लाइट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा एक हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी चीज तुम्हें बताई। उस लाइट का इक्वेशन जो होगा, वो इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन से गवर्न। ओके, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स की थी, अब लोगों को ये पता कि हाँ पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, डेविसन और जर्मन ने ये प्रूव करके दिखा दिया, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है।
और तो वेव है कौन सी फिजिक्स, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन वेव है, वो ई वेक्टर और बी वेक्टर समय और टाइम के साथ बदलते हैं, उसका इक्वेशन हमें देता है, उसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, अब बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चीज है जो स्पेस और टाइम के साथ बदल रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्पेस और समय के साथ बदलती है, जिसको ये पार्टिकल एसोसिएट। इसका आंसर हम भी नहीं दे सकते हैं कि ये जो वेव होगी एक्स नंबर को, एक्स क्वांटिटी, एक्स क्वांटिटी का कोई फिजिकल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे विचार विमर्श हुए, कंसेप्ट एक दूसरे के साथ शेयर किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो तय है कि वेव तो है ना, वेव तो है, लेकिन उस वेव का इक्वेशन लिखना अब स्टार्ट कर दो, क्या फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में बाद में देखते रहना, ठीक है, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं मिलने वाला है, ये तय है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है ये वेव, उसका आंसर हमें भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये जरूर पक्का पता है कोई पार्टिकल अगर बहुत छोटा है, माइक्रो स्ट्रक्चर अगर हम यूनिवर्स का देखें, माइक्रोन लेवल का पार्टिकल है, वो पार्टिकल से एसोसिएटेड उसकी वेव होगी। वेव तो हम चलते हैं हमारे साथ, हमारी वेव भी होती है, हम भी ड्यूल नेचर शो करते हैं, लेकिन हमारी जो वेव होगी, वेवलेंथ, हम अगर मान लो किस स्पीड से चल रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड में कितना चल देते हैं, एक सेकंड में 1 मीटर 2 मीटर नहीं चलते हैं, स्पीड हमारी 2 मीटर 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है। मास कितना है, मेरा मास, अगर मान लो मेरा मास मेरा वेट है W, वो कितना है 60 kg है, मान लो kg है, तो मास जो होगा 6 kg होगा। और अगर मैं चल रहा हूँ इस स्पीड से तो मेरा मोमेंटम कितना होगा, E इक्वल टू मास, मास कितना 6 kg, टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मेरा पी होगा मोमेंटम। अगर ये मेरा पी है, लेमडा कितना हो जाएगा H अपॉन पी, और H की वैल्यू 6.67 टू 10 पे पावर 34, ये मीटर में आ जाएगा, तो मोमेंटम से अगर H को डिवाइड कर दे तो ये मीटर में आ जाएगा, और पी की वैल्यू कितनी 12, लगभग कितना, तो मैं 66 कर देता हूँ और इसको 33 कर देता हूँ, राइट, एक को बढ़ा दिया, 35 हो जाएगा, ओके 35, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5.5 तो 10 टू दी पावर -35 मीटर। देखो इतनी छोटी क्वांटिटी, अगर हम न्यूक्लियस का साइज देखें तो वो 10 टू दी पावर -15 के ऑर्डर्स का होता है, और -10 के ऑर्डर्स का, राइट, और अगर 10 टू दी पावर -15 मीटर के ऑर्डर्स का है न्यूक्लियस का साइज, यहां से देखो कि ये कितना है, उस न्यूक्लियस से पावर 3 टाइम्स और 20 टाइम्स बड़ा है। और अगर एक्सरे की वेवलेंथ से इसको कंपेयर किया जाए, तो एक्सरे की वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, 10 टू दी पावर -10 मीटर्स। ये जो हमारे हम चल रहे हैं, हमारे साथ हमारी वेव चल रही है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी, एक्सरे की वेवलेंथ से 10 टू दी पावर 25 टाइम्स, सॉरी 10 टू दी पावर -25 टाइम्स, यानी कि तो एक्सरे की वेवलेंथ है उसमें भाग लगाना पड़ेगा 10 टू दी पावर 25 का, वो छोटी सी वेवलेंथ होगी,
नहीं है, हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है कि इस टाइप की लेंथ को मेजर कर पाए। ठीक है, तो हमारा जो कैरेक्टर होगा वो पार्टिकल टाइप का कैरेक्टर होगा, वेव टाइप के कैरेक्टर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी बात, बट एसोसिएटेड होती है वेवलेंथ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वेवलेंथ इस ऑर्डर की आ रही है, देखो 10⁻⁻35 मीटर्स के ऑर्डर की आ रही है। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स का आधुनिक स्वरूप है, उसमें अब जो लोगों ने इस वेव का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया, और ये जो मैंने बताया था जो लाइट है ना, ये इस टाइप की लाइट जो हमारे साथ हम अपने डेली लाइफ में एसोसिएटेड रहती है, हमारे साथ जो लाइट उसका जो फॉर्म है वो इस टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं वेव पैकेट, क्योंकि इसमें अलग अलग मोमेंटम की वेव शामिल है, इस टाइप के मोमेंटम की, इस टाइप के मोमेंटम वेव शामिल होने की वजह से इसको बोला जाता है वेव पैकेट। वेव और वेव पैकेट के बारे में तुम्हें समझ आ गया होगा। सुपर पोजिशन ऑफ डिफरेंट लेमडास वेव एज वेव पैकेट। ओके, तो नाउ जो इस वेव का डिस्क्रिप्शन है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्क्रिप्शन मैक्सवेल ने दिया था, और उससे एसोसिएटेड जो वेव थी उसका इक्वेशन मैक्सवेल ने निकाला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव इक्वेशन, और उसको जनरल वेव इक्वेशन से कंपेयर कर दिया गया था, और वहां से वेव स्पीड भी निकाली थी उसने। के बारे में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्टिल अब जो बड़ा क्वेश्चन तो था कि ये वेव है जो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, वो कौन सी रिप्रेजेंट, का आंसर तो लोगों को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा चलो जो भी हो तो हम बाद में देखते रहेंगे, भी ये जो वेव है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दो, यानी कि ये जो वेव है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये स्पेस के साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स का अलग अलग के जो ब्रांचेज है क्वांटम मैकेनिक्स, एक ब्रांच है वो है श्रोडिंजर की ब्रांच, और हम अपने कोर्स में इसी ब्रांच के बारे में इस्तेमाल, और श्रोडिंजर ने इस क्वांटम मैकेनिक्स के को आधुनिक करके आए। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो श्रोडिंजर की ही देन है, उन्होंने ही इसका डेवलपमेंट किया, और श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन डेवलप की, और वो कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप की, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन करके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पोटेंशियल के इंटरेक्शन के आधार पे उस वेव का पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसका फंक्शन हम कैलकुलेट, तो अपना अगला हेडिंग होगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर ने तो वेव का इक्वेशन दिया, उसने शुरुआत कहाँ से की, तो शुरुआत जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैंने तुम्हें बताया था, कोई एक फंक्शन स्पेस और टाइम के साथ बदले और वो वेव को रिप्रेजेंट करे, जैसे मैंने लिया था E = 0 cos kx - ओमेगा t, इस टाइप का फंक्शन। श्रोडिंजर ने भी एक ऐसे फंक्शन के साथ ही शुरुआत की थी, वो फंक्शन क्या लिया था उन्होंने, और उस वेव फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया था तो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया था, और ये किसका फंक्शन होगा, एक्स और टी का, आई ऑफ एक्स टी, ये सिंबल है, फंक्शन किसका होगा, एक्स और टी का फंक्शन होगा, और इसको ग्रीक लेटर है ये, और इसको का जो नाम होता है वो ऐसा होता है PSI, और हम इसको पढ़ते कैसे हैं, साई, टी को साइलेंट रखते हैं, साई, आई ऑफ एक्स टी, ये
वेव फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है, हम वन डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जनरलाइज फिर थ्री डायमेंशन में कर देंगे। तो श्रोडिंगर ने जो लिया था वो ये लिया था ई टू दी पावर, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, ए ई टू दी पावर आयोटा, एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है तो के एक्स, ये वेव किसकी है, पार्टिकल की वेव है। पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अब पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम। मैंने तुम्हें बताया था जो एनर्जी होती है वो होती है एच क्रॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी बाई एच क्रॉस, बाई एच क्रॉस। सिमिलरली मोमेंटम जो होता है पार्टिकल का वो आता है एच क्रॉस के, है तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच क्रॉस। तो वह पार्टिकल जिसकी एनर्जी ई है, इसका मोमेंटम पी है। पार्टिकल के लिए फ्री पार्टिकल का केस लिया सबसे पहले, फ्री पार्टिकल और फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के लिए हम ये इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। फ्री पार्टिकल के लिए यानी पार्टिकल फ्री होने का मतलब वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है जा रहा है। तो जब जब तक वो उसका किसी से इंटरेक्शन नहीं होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है और जिसकी एनर्जी e है और वो फ्रीली मूव कर रहा है, इसलिए उसने ये वाली इक्वेशन लिखी और उसको एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में लिखे तो साई ऑफ एक्स टी ये बन करके कितना आता है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी a e टू दी पावर आयोटा, और k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, p ओन एच क्रॉस एक्स माइनस ओमेगा की जगह e t बाई एच क्रॉस, और फाइनली ये कितना हो जाएगा a के पावर आयोटा टी एक्स माइनस टी डिवाइड बाई एच क्रॉस, ये साई ऑफ एक्स टी। और जिस तरीके से मैंने वेव इक्वेशन लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। और सबसे पहले इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में पहले स्पेस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले। तो देखो जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल हमने फ्री पार्टिकल लिया है ना, ठीक। तो फ्री पार्टिकल लिया है तो इसकी जो एनर्जी होगी पार्टिकल की वो केवल और केवल कितनी होगी, पी स्क्वायर बाई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होने वाली है, पोटेंशियल ही रहेगी। ऐसे हम इक्वेशन इससे लिखेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डेल साई और डेल एक्स मिलता है। टाइम को कांस्टेंट रखो, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ए आयोटा पी, आयोटा पी ए ई टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस टी ऑन एच क्रॉस, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल साई ऑन डेल एक्स इज इक्वल टू आयोटा पी, और ये सारी की सारी चीज वापस क्या साई, अच्छा आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस भी आएगा, यहाँ पे एच क्रॉस भी तो आएगा, आयोटा पी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स आएगा, आयोटा पी अपॉन एच, राइट। ओके, इसको बॉक्स में एक बार बंद कर लेना, इसके बारे में हम बाद में और डिस्कस करेंगे देर में, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल टू साई और डेल एक्स टू देखें, ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से तुम्हारे पास वापस दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा आयोटा पी ऑन एच क्रॉस का होल स्क्वायर
वापस ए ई टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस एक्स माइनस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू आ गया। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं दोबारा से डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू इक्वल टू हाउ मच, इसका पी स्क्वायर ऑन एच क्रॉस अपॉन क्रॉस स्क्वायर इनटू साई। ये इक्वेशन भी ध्यान में रखना है। तो इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर स्क्वायर साई बराबर पी स्क्वायर साई बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर इंटू डेल टू ऑन डेल एक्स टू। तो बजाय इसके इसको हमें देखना है, पी स्क्वायर साई की वैल्यू इतनी। ओके, और यहां से पी साई की वैल्यू देखते हैं। साई साई बराबर ये कितना है, एच क्रॉस अपॉन आयोटा, तो इस माइनस आयोटा एच क्रॉस, एच क्रॉस अपॉन आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल एक्स लिखा जा सकता है। दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अब मैं क्या करता हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, डेल साई ऑन डेल टी। यहां से मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस का आयोटा ऑन एच क्रॉस टू ए पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एक्स माइनस टी ई टी। और यहां से वो क्या लिख सकते हैं, वापस आई क्या आ जाएगा, आयोटा ई साई, ई साई, आयोटा को भी हटा दें, ई साई इज इक्वल टू कितना, ई साई इज इक्वल सारी की सारी क्वांटिटी सही है, ई साई बराबर एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा, माइनस का आयोटा नीचे, ये आ जाएगा प्लस का आयोटा एच क्रॉस। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा स्क्वायर नीचे आएगा, उसका माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1। आयोटा है तो तुम्हारे पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, -1 का अंडर रूट, ये डेल साई अपॉन, ये एक और इक्वेशन। तो हम फ्री पार्टिकल से स्टार्ट हुए थे, याद है, फ्री पार्टिकल के लिए मैंने कहा था एनर्जी ई, और ये किसके बराबर आया था, पी स्क्वायर अपॉन, तो ये जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे लिखी पी साई, ध्यान से देखना, पी पहली जो इक्वेशन पी साई इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स। सारी बात यहाँ पे अगर मैं इस साई को यहां से डालू तो लिख सकता हूं P इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या,
यानी इस साई को इस साई से काट नहीं लगा सकते। तो नहीं काट सकते क्योंकि ये जो साई यहाँ पे है, ये साई पे ये क्या है, ये क्या है, ये मोमेंटम है। ये क्या है, मोमेंटम। ये क्या है, नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो ये कुछ बनेगा। क्या बनेगा, जो फंक्शन यहाँ पे होगा उसका ये x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेगा, यहाँ फंक्शन बनेगा। सारी बात। अगर साई की वैल्यू साइन एक्स है तो उसको ये कोस एक्स बनाएगा। अगर साई की वैल्यू कोस एक्स है साइन एक्स बना देगा, माइनस का साइन एक्स। अगर ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स ही रहने देगा। और अगर कोई और फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो उसको 2x बना देगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा। तो इसको तुम इसके बराबर लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ से इसको काट नहीं, में इसका भाग नहीं लगा सकते हैं। इसका भाग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये डेल एक्स इस साई पे ऑपरेट होके का वैसा साई देने वाला है, वो उसको बदल देगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे अलग हो जाएगा, और इससे अलग हो जाएगा तो इस साई से साई को, इसको मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देता। और फिर ये क्या है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है। तो इस ऑपरेटर को अगर मैं इस पी, ये तो मोमेंटम है, इसको मैं बड़ा पी लिख दूं ऐसे पे केप लगा दूं, तब मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा और मैं ये कहूंगा मोमेंटम का ऑपरेटर। पी क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर। तब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। ये होगा ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम। हम ऑपरेटर पे और ज्यादा चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम है और इसका काम क्या है, तो ऑपरेटर का काम है डिफरेंशिएट करना। वो भी फंक्शन इसके सामने आएगा तो डिफरेंशिएट करके ये देगा। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर का काम क्या है, डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट ए फंक्शन। तो भी फंक्शन इसके सामने आएगा उसका एक बार डेरिवेटिव कर देगा। इसी तरीके से तो दूसरा था तुम्हारे पास पी स्क्वायर और साई, ये तुम्हारे पास था माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई और डेल एक्स टू हमने लिखा था। यहां से भी इस साई को हटा दें तो ये मोमेंटम का स्क्वायर है और इसको मैं बराबर नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा मैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई, सॉरी डेल टू ओवर डेल एक्स। और फिर इसको बराबर लिखने के लिए मैंने ये कैपिटल पी का स्क्वायर लिखा, ये है मोमेंट। ये मोमेंटम का स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो उसका काम क्या है, डबल डेरिवेटिव फंक्शन, दो बार डेरिवेटिव कर देगा किसी भी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव का। ये ऑपरेटर स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, ऑपरेटर corresponding to square of momentum। स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है इट डेरिवेटिव टू टाइम्स ऑफ ए फंक्शन।
2 times of a फंक्शन। ये पी स्क्वायर क्या है, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, यस। और अगर मैं इस पी स्क्वायर को 2m से डिवाइड कर दूं, पी स्क्वायर बाई 2m, ये क्या हो गई, ये कितना आ जाएगा, अगर मैं पी स्क्वायर बाई 2m कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग तो काइनेटिक एनर्जी है, ये करस्पॉन्डिंग लेटर जो होगा वो आएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, इसको भी 2m से डिवाइड करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा। क्या होगा, ये जो क्वांटिटी होगी इसको मैं के ऑपरेटर लिखूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा। का काम क्या है, किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर देना, डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेगा और उसको माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई कर देगा, ये इसका काम है। इसी तरीके से आगे बढ़े तो मेरे पास आएगा ई साई, और आया था ई साई एनर्जी, साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, तब मैं कहूंगा ई करस्पॉन्डिंग टू आयोटा एच क्रॉस, ये इक्वल टू नहीं लिख सकते, ये एनर्जी है, और ये डेल और डेल टी क्या है, ऑपरेटर है, टाइम के साथ डेरिवेटिव करता है, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर टी, ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता है, वन टाइम डेरिवेटिव, और आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, जितनी भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, लिखेंगे बाद में इसको, बता दे रहा हूं, ये भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग एक होता है, मोमेंटम है फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है, उसको मोमेंटम का ऑपरेटर कहते हैं, और वो क्या करता है, किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देता है माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये इसका काम है। अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, अगर पोजीशन हम मेजर करना चाहें तो ये फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन का ऑपरेटर। ये जो पोजीशन का ऑपरेटर है इसका काम है मल्टीप्लाई बाई एक्स। अगर ये पोजीशन का ऑपरेटर, अगर ये पोजीशन का ऑपरेटर ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो जाए, एफ एक्स पे ऑपरेट हो गया, तो इसका काम है पोजीशन से एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा बस। ऐसे ही मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी से उस फंक्शन है मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल एनर्जी, ये इनके काम है। एंगुलर मोमेंटम, जब हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम को कहेंगे, लीनियर मोमेंटम देखेंगे, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, तो जो भी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक होता है, क्वांटम मैकेनिक्स खास बात है, ठीक है। में ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ने वाली है, आगे हम आगे की क्लासों में ऑपरेटर्स के डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हर एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है, और उस ऑपरेटर का अपना एक काम होता है। क्या काम है, कुछ बताया। नाउ हम बात कर रहे थे फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए पी स्क्वायर बाई 2m, ये मेरे पास आया था ई। अगर मैं ये करस्पॉन्डिंग मेरे को मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा कि फंक्शन पे इस साई एक्स पे
साई एक्स टी पे ई ऑपरेटर ऑपरेट कर दूंगा, और इधर काइनेटिक एनर्जी मुझे मेजर करनी है, ई स्क्वायर बाई 2m ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर मैं किस पे होगा, साई ऑफ एक्स टी। तो मेरे पास क्या आने वाला है, वाला है देखो पी स्क्वायर बाई 2m, और पी स्क्वायर बाई 2m के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर मैंने लिखा था वो था माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, सही था। ये वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m ऑपरेटर की रख दे, और ई ऑपरेटर की जो वैल्यू मैंने निकाली थी आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर टी, अगर मैं लिख दूं फ्री पार्टिकल के लिए जो मेरे पास इक्वेशन आएगी, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गई है। देखो यहाँ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, पी स्क्वायर बाई 2m की वैल्यू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर साई और डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर, ये साई किसका फंक्शन है, एक्स एंड टी का, स्पेस और टाइम का फंक्शन। ये फ्री पार्टिकल के लिए है, पार्टिकल का इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ भी, तब तुम्हारे पास फ्री पार्टिकल के लिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा हमें देखने को मिला। क्लियर हो गई बात ये। ओके, तो अगर हम पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी वो पार्टिकल फ्री नहीं है, फ्री नहीं है इसका मतलब उसकी कुछ पोटेंशियल किसी इंटरेक्शन के इफेक्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है, तब तुम्हारे पास उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और याद रहे हमारी दुनिया अभी एक डायमेंशन एक्स डायरेक्शन में रहे, अगर हम एक्स डायरेक्शन के लिए सारा काम कर दिया तो इसको जनरलाइज बाद थ्री डायमेंशन के, फिर मैं क्या करूं, ई ऑफ साई एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर साई ऑफ एक्स टी पे ऑपरेट कर दें, यहाँ पे ये जो है पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, ये किसी फंक्शन साई ऑफ एक्स पे एक्स टी पे ऑपरेट कर दें, क्या मिलेगा देखो, यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई ऑफ एक्स टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2m माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो डेल स्क्वायर ये साई एक्स यहाँ पे आ जाएगा ओवर डेल टी डेल एक्स टू, और प्लस ये जो ऑपरेटर है वी ऑफ एक्स, ये साई ऑफ एक्स टी पे ऑपरेट होके क्या करेगा, इस वी एक्स से केवल मल्टीप्लाई कर देगा साई एक्स का, काम इतना ही है, ये भी मैंने बताया है। तो ये ऐसा बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है तो अगर मैं 3D के लिए लिखूं, ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर जो तुम्हारे पास था वन डायमेंशन के लिए माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, 3D के लिए कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m टू डेल स्क्वायर, और 3D जनरलाइज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ये आयोटा एच क्रॉस डेल साई ऑफ एक्स टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी प्लस बी टू साई ऑफ एक्स टी, नहीं लिखना आर टी लिखना है, किसका है, स्पेस का, स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों होंगे, आर कोमा टी
अलग अलग पोजीशन। ये तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन हो गई, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की एक जनरल इक्वेशन हमारे पास आई। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव इक्वेशन। ओके, ये श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन है। इसको अगर तुम नोट करना चाहो पर नोट कर लो। यहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो लाइट, ये सारा का सारा काम हमने कल कर लिया था। ये भी मैंने तुम्हें कल बता दिया था, इसको तो तुमने नोट कर लिया होगा। श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन, इसको नोट करो और अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट करो अपने। ठीक है? जल्दी से करो। और अगर कर लिया हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। जल्दी से नोट करो। क्या चलो पूरा कर लिया क्या? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग भी कर लो जल्दी से। तो ये हमने श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन तब कर दिया। जो भी वेव फंक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर समय पर अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है, किसी पर्टिकुलर समय पर अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन पता है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम पार्टिकल का वेव फंक्शन
आगे के समय के लिए पता कर सकते हैं, यानी उसका टाइम इवोल्यूशन कर सकते हैं। वेव फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता है, आई एक्स टी हमें पता है, का डबल डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे वेव फंक्शन को ऐसा का ऐसा रख दो, और फिर इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ से। हम लेटर टाइम में उस फंक्शन का, वेव फंक्शन का क्या होने वाला है ये बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड स्टोरी की चर्चा कर ली थी, अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो मेन फोकस अब आने वाला है वो क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू होने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर आने वाला है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो वेव फंक्शन होने वाला है पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, वेव का कैरेक्टर कैसा होगा, किस टाइप की वो वेव होगी, किस टाइप की वेव होगी, क्या हमें पता लगाना है। तो अगर मान लो मेरे पास पार्टिकल है और उस पार्टिकल कहाँ पे है ये हमें पक्का पता है। अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है और मैंने कहा हमारी दुनिया एक्स डायरेक्शन में ही है, केवल वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, शुरू में एक्स डायरेक्शन में हम हैं, और मेरे पास मुझे पक्का पता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स जीरो इक्वल टू एक्स जीरो पे है, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन हमें बताना है। तो अगर पोजीशन का पक्का पता है, पक्का पता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, अगर ऐसा पक्का पता है पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन कैसा होगा, हमें पक्का पता है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे पार्टिकल है, और जो वेव फंक्शन होगा उसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड फंक्शन है। क्या बोलते हैं, डार्क डेल्टा फंक्शन, डार्क डेल्टा फंक्शन, यानी x is not equal to जीरो, x is not equal to डेल्टा ऑफ x है, डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स जीरो, डेल्टा ऑफ इसका जो साई x लिखेंगे हम, साई इक्वल साई इसका कितना हो जाएगा, ऐसे फंक्शन का पोजीशन हमें पक्का पता है, का फंक्शन हो जाएगा डेल्टा ऑफ x माइनस, और हमें पता है एक्स जीरो, इसकी ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है x इक्वल टू एक्स जीरो पे ये फंक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ x इन्फिनिटी हो जाएगा, और जीरो इन x इज नॉट इक्वल, अगर x x जीरो के बराबर नहीं है तब इस वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अगर x इक्वल टू एक्स जीरो है तो वेव फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी हमें पक्का पता हो गया कि पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, क्या हम इसको बता सकते हैं। ऐसा फंक्शन जनरेट करने के लिए अलग अलग के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग और उनका सुपरपोजिशन, ये वेव फंक्शन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अलग अलग मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग मोमेंटम का मतलब अलग अलग लेमदा, यहाँ पे पार्टिकल है और पार्टिकल का मोमेंटम क्या है p, क्वांटम मैकेनिक्स में ये किसके बराबर हो जाएगा, h क्रॉस k के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं h क्रॉस, और k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमदा, h 2 पाई h क्रॉस अपॉन लेमदा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉन लेमदा,
लेमदा, अलग अलग लेमदा, पी अलग अलग मीन्स लेमदा अलग अलग, अलग अलग लेमदा की वेव हमें बनानी पड़ेगी, अलग अलग लेमदा की वेव बनानी पड़ेगी। और अलग अलग लेमदा की वेव बना रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग मोमेंटम की वेव बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इस वाले मोमेंटम को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, इस वाले मोमेंटम को शामिल किया, इसका लेमदा अलग है। इस वाले मोमेंटम को शामिल किया, और इसके बाद और कम मोमेंटम को शामिल किया। अलग अलग मोमेंटम वाली वेव्स है, इसका लेमदा अलग, इसका लेमदा अलग, इसका लेमदा अलग, ऊपर वाले का अलग। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के सारे मोमेंटम इसके अंदर में शामिल होंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा मोमेंटम का। प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक के सारे मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन का, उसका सुपर पोजिशन का, तब हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा वो वेव फंक्शन मिलेगा इस टाइप का वेव, डेल्टा फंक्शन। आ गई बात? तो इसके अंदर में सारे मोमेंट शामिल है, जितने भी पॉसिबल मोमेंट है वो सारे ऐसे वेव। तो क्या पता चला, अगर पार्टिकल फिक्स है, अगर पार्टिकल तो हम बता सकते के अंदर में सारे मोमेंटम होंगे और सभी मोमेंटम होंगे मोमेंट और कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा मोमेंट का, माइनस इंफिनिटी सारे मोमेंट है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ सारी बात। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मेरे पास पार्टिकल फ्री है और उसका मोमेंट वेव फंक्शन है, मोमेंटम का वेव फंक्शन ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू 1/√πh क्रोस, और पावर आयोटा एक्स, ये मेरे पास एक वेव, इसमें ये जो मोमेंटम है इसका वो पी जीरो मोमेंट का जो वेव फंक्शन होगा वो ऐसा वेव फंक्शन और आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस टाइप का आएगा। ये कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम है, प्योर स्टेट ऑफ मोमेंटम। पहले जो हम बात कर रहे थे ऊपर वाला, वो प्योर स्टेट थी किसकी, पोजीशन की, पोजीशन फिक्स है, पोजीशन पक्का पता है, ऐसी स्टेट ऐसा वेव फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोजीशन पता होती है, वेव फंक्शन प्योर स्टेट ऑफ पोजीशन, प्योर स्टेट। तो अगर पोजीशन पक्का पता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मोमेंटम के बारे में, क्या होगा के बारे में कुछ यह बता सकते हैं कि उस पार्टिकल इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, सभी मोमेंट होने की ही है। और अगर पार्टिकल का मोमेंटम हमें पक्का पता है तो वेव फंक्शन ऐसा होगा, और स्टेट और मोमेंटम पक्का पता है, कि मोमेंटम पक्का पता है तो उसका लेमदा पक्का पता है, लेमदा पक्का पता है तो उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, पर लेमदा ये उसका वेव फंक्शन होगा। कहां से कहां तक, ये उसका लेमदा होने वाला है, यहां से स्टार्ट होगा एक साइकिल पूरा, ये उसका वेव फंक्शन होगा, और ये लेमदा ऐसे वेव फंक्शन और स्टेट ऑफ मोमेंट को कहेंगे। और इसकी ये कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से, मुझे पक्का पता है, पता है इसकी पोजीशन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये वेव जा रही है, पार्टिकल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी
पे भी हो सकता है, और इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर हमें पार्टिकल का पता है, पार्टिकल नहीं बता पाएंगे, ये कह सकते हैं कि वो पार्टिकल स्पेस पे भी हो सकता है, हर जगह पे। डायमेंशन की बात करें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किसी भी पोजीशन पे है, हर पोजीशन पाए जाने। तो ऐसे ही जैसे मैंने डिराक डेल्टा फंक्शन वाला पार्ट बताया था, तो अगर पार्टिकल की पोजीशन मुझे पक्का पता है, मोमेंटम उस पार्टिकल का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और हर मोमेंटम के होने की प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ पोजीशन, कुछ भी पोजीशन हो सकती है माइनस इन्फिनिटी, राइट। ऐसे वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे रियलिस्टिक, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन एटम में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमें पता है आर इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, आर इक्वल टू 0 से कुछ 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद में उसके पाए जाने की जीरो हो जाएगी। तो पोजीशन का कुछ कुछ आइडिया हमें रहता है, पार्टिकल अगर हमें पता है उसके पोजीशन के बारे में कुछ कुछ पता रहता है, यहाँ से यहाँ तक यस पार्टिकल पाया जा सकता है, इसके बाद में पार्टिकल नहीं पाया जा सकता है, इतना हमें पक्का पता है। तो जो रियलिस्टिक वेव फंक्शन होंगे, वो रियलिस्टिक वेव फंक्शन किस टाइप के होंगे, वो रियलिस्टिक होंगे, वो इस टाइप के होंगे कि हमें यहाँ पे ये जैसे मान लो हमारी एक्सिस है x इक्वल टू 0, और हमने पता है कि पार्टिकल यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे है, के आसपास यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी x इक्वल, और इसके आसपास होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो वो डिक्रीज होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इस तरीके से। तो वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, उसका इस टाइप। अगर मान लो मेरे पास कोई वेव फंक्शन है साई, और वो ऐसा है ए पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, पर ओमेगा की पावर आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, ऐसा कह दिया। तो तुम प्लॉट करो इसको, तो हम प्लॉट कर सकते हैं, ये तो गाउसियन और आयोटा कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यस ये वाला पार्ट बताएगा कि पार्टिकल कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, जहां पार्टिकल है वहां पे प्रोबेबिलिटी पाए जाने की मैक्सिमम है, तो ये वेव जो बनेगी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये e टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है, वो ट्रेवलिंग वेव किस तरीके से होगी कि फिर वापस प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, इस टाइप का। ये जो वेव फंक्शन है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ऐसा वाला फॉलोप, इस वेव फंक्शन में हमें ये पता है कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जा सकता है, यहाँ तक पाया जा सकता है। तो हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी पता है, इसको मैं कह दूं डेल्टा एक्स, पार्टिकल पाया जा रहा है, मोमेंटम कितना है, हमें पोजीशन पक्का पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक केवल हो सकता है, पोजीशन रेंज मुझे पता है। ऐसा फंक्शन बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर मोमेंटम p1 से लेके कंटिन्यूअसली p2 तक जाना होगा,
और उनके करस्पॉन्डिंग जो वेव होगी वो सुपर इम्पोज करना हो। तो ये मान लो मेरे पास P1 के करस्पॉन्डिंग वेव है, फिर मेरे पास कोई दूसरी वेव है का P अलग है, फिर मेरे पास कोई तीसरी वेव है का P और अलग है, फिर मेरे पास कोई और P है। तो ये P1 से लेके P2 तक कंटिन्यूअस वेरिएशन के साथ मूवमेंट और अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड का तो ऐसा फंक्शन मेरे पास है। कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट, P1 से P2 तक अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट, सारे मूवमेंट का इसके अंदर में शामिल। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी होगी, यहाँ से P1 से स्टार्ट होगा और P2 तक। मैंने कहा कि इस मोमेंटम से स्टार्ट हो रहा है और इस मोमेंट के बीच में सारे मोमेंट का इसके अंदर में शामिल है, उनका सुपर इम्पोज किया तो ऐसा फंक्शन बन गया। सुपर पोजिशन से ऐसा फंक्शन हम आ सकते हैं, और वो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई उसका डेल्टा P का और डेल्टा X का मान कितना है इसके बाद। तो अब रफली मुझे ये पता है कि इसके अंदर में पार्टिकल ये वाली है, इस रेंज की है, और मोमेंटम इसके अंदर में ये वाली रेंज की है। ऐसे वेव आउट होते, और ये जो इसका प्रोडक्ट है डेल्टा X डेल्टा P का जो प्रोडक्ट है मिनिमम होगा वो H क्रॉस बाई 2 के बराबर होगा, अदरवाइज H क्रॉस बाई 2 से ये बड़ा ही होने वाला। तो हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी मैं इसके बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट जो कुछ कुछ पता है पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम में मैंने बताया पार्टिकल कुछ एक या दो एंगस्ट्रॉम सकता है। बात पार्टिकल डेल्टा X हमें पता है, मोमेंटा शामिल है, के बारे में होगा। तो जो प्रोडक्ट आता है डेल्टा X और डेल्टा P का, वो मिनिमम जो होगा वो H क्रॉस बाई 2 होगा, ज्यादा ही। ऐसा कौन सा वेव फंक्शन होगा इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट मिनिमम हो जाए, इसके बारे में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी चलेगा। तो ये क्लास आगे का डिस्कशन है। यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन ना तो पोजीशन की प्योर स्टेट है, ना ही मोमेंटम की प्योर स्टेट है, ये मिक्स्ड स्टेट है। मैकेनिक्स में ये हम आउट करते हैं। अगली क्लास में हम यहाँ तक तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है। हो सकता है कल की क्लास में पहले मैं अभी तक जो पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया, दे ब्रोगली बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ा है, इसके बारे में जो बाद मिक्स्ड स्टेट के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में बाद में हम कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स या फिर उसको कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी लैंग्वेज के लिए कुछ नियम दिए थे डिराक ने, डिराक के नोटेशंस के बारे में हम सारी डिराक नोटेशंस है वो एक तरीके से क्वांटम लैंग्वेज चलाएगी। इस लैंग्वेज में हम बात करते हैं क्वांटम। याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। हम तो यहाँ की क्वांटम की जो इसके जो परिणाम है क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स है, वो रूल्स की
लंबित कर देने वाले रूल्स, हम आगे और भी रूल्स तुम्हें आई होंगी कि अभी ये जो है मिक्स्ड स्टेट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेगा कि ऐसी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं जो कभी फिजिकल हो ही नहीं सकता, हम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कि अगर हम लेबोरेटरीज में टेबल पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर हमारी जो नेचर ऑफ फिनोमेना शो करती है, आज को माइक्रोन लेवल पे तो स्ट्रक्चर लेवल आज को करीब का यूज कर तो सही सही एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गरीब प्रकृति का हमें मजा लेना चाहिए। अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे, ठीक है अक्षिता? सो वी लीव हियर टुडे।